नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत और भारतीय बाजारों में एक और तेजी वाला 17,18,614 के आसपास इस समय निफ्टी का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक पर आते हैं जहां पर 373 अंकों की बढ़त के साथ ये हम ऊंचाई को ही माप रहे हैं। 44,458 का हाई दरअसल आज सुबह में छुआ, उसके बाद ऊपरी लेवल से हल्की मुनाफा वसूली, लेकिन ट्रेंड जो है वो तेजी का कायम है। 375 अंकों की बढ़त पर इस समय निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको तस्वीर दिखा रहा है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस और साथ ही साथ निफ्टी स्मॉल कैप्स में भी तेजी ही देखने को मिल रही है। तेजी के अंशों में मेटल, रियल एस्टेट का बड़ा हाथ है। कुछ मुनाफा वसूली चुनिंदा टेक्नोलॉजी काउंटर्स, ऑयल एंड गैस में जरूर देखने को मिली। ऑयल एंड गैस में क्योंकि ओएनजीसी ने एक बड़ा वन टाइम लॉस दिखाया है 9,200 करोड़ के आसपास का, उसका खामियाजा पूरा सेक्टर भुगत रहा है, तो वहां पर दबाव। अब ऐसे में नए हफ्ते की शुरुआत और हमारे जानकारों के बीच का ये मुकाबला कैसे पैन आउट करेगा, किस तरह के ट्रेड्स पर रहेगा इनका फोकस, मिलते हैं तीनों ही जानकारों से। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठवले मैदान में। आप तीनों का ही स्वागत है। ऊंचाइयों पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ और 18,887 का इंतजार रहेगा निफ्टी पर। तेजी वाला मार्केट है और पिछले 1-1.5 हफ्ते में तेजी और बढ़ी है। बताइए रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स पर अगला कौन सा लेवल है जिस पर ध्यान दिया जाए? जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली मेरा जो व्यू है पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद निफ्टी 18,500 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन, और बैंक निफ्टी भी 44,000। आपका ऑडियो डिप हो गया है, कुछ तो दिक्कत हो रही है, उसको ठीक कराइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। अमोल, तेजी की तरफ ही बैठना है इस हफ्ते भी या फिर प्रॉफिट बुकिंग पर फोकस रहेगा? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक एक इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन है, बट ब्रॉडर टेक्सचर अभी भी मार्केट का स्ट्रांग ही लग रहा है। सो मुझे लगता है कि एक बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी इंडेक्स के लिए स्पेसिफिकली एक सुटेबल स्ट्रेटेजी हो सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा एक्टिविटी बढ़ गया है, तो आई थिंक वो जो ट्रेंड है या वो जो टेक्सचर है वो कंटिन्यू रह सकता है। बट निफ्टी में आई थिंक बाइंग ऑन डीप स्ट्रेटेजी बेटर रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी में अपनाएंगे। अमोल, अरुण, आपकी क्या रणनीति रहेगी? कोई खास सेक्टर जिस पर इस हफ्ते नजरें? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए अगेन सेम व्यू ही रहेगा जो दोनों बाकी एक्सपर्ट्स ने कहा कि मार्केट डेफिनेटली थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में है, पर मुझे लग रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पे अभी भी पार्टी थोड़ी बाकी है, क्योंकि अभी भी अगर आप स्मॉल कैप का इंडेक्स देखें तो 10,000 के आसपास है, 12,000 का इनका ऑल टाइम हाई है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी मुझे लग रहा है काफी अच्छे गेन्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन कंसोलिडेट होना चाहिए। जिस हिसाब से डेटा है 60% के ऊपर एफआईएस की पोजीशन है, प्लस पीसीआर भी 1.4 1.5 के आसपास है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो सकते हैं, पर स्टॉक्स में डेफिनेटली अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो बाइंग का ही माहौल रहेगा। रूपक, आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई, कोई खास सेक्टर आइडेंटिफाई किया है? जी, सेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आज का दिन में फाइनेंशियल सेक्टर में, बट ओवरऑल मुझे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बाइंग हुआ, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन पे एक्सपेक्टेशन है, बट ओवरऑल अपसाइड में ट्रेड रहेगा। सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड नहीं रहेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। की बात करना शुरू करते हैं। आपका ओपनिंग ट्रेड रूपक क्या है? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा महिंद्रा लाइफ, और स्टॉक ने रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया, और बड़े चार्ट में अगर हम लोग देखें तो पिछले कई दिनों का जो रेंज बाउंड मूवमेंट था उसका आज का दिन ब्रेकआउट दिया। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक 480 500 तक जा सकता है स्टॉक ऑन द हायर एंड, और नीचे एक टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 417 का। तो स्टॉक का हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा स्टॉक में। 417 का स्टॉप लॉस और 480 का टारगेट, यह है महिंद्रा लाइफ, करीब 30 रुपए की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। अरुण, आपका ओपनिंग ट्रेड? देखिए हर्षदा, ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स में मुझे अच्छी बाइंग नजर आ रही है। अगर आप ओवरऑल देखें छोटे रेलवे स्टॉक्स, इवन आईआरसीटीसी पे देखें, वहां पे भी अच्छी बाइंग आज को देखने को मिल रही है। तो आरबीएनएल में बाइंग की राय रहेगी। 119 के आसपास चल रहा है, 115 का स्टॉप लॉस रहेगा और 134 का टारगेट।
134 के टारगेट के लिए तेजी करके चले और 115 का स्टॉप लॉस लगाए जो 119 पर स्टॉक है। 3% के गेट्स। IRCTC आज नंबर्स आएंगे, उससे पहले तो नजरें बनी ही हुई हैं। तो RVNL में इस समय बाय कॉल आ रहा है। अमोल, आपका ट्रेड क्या है? मुझे एक वोल्टास अच्छा लग रहा है एट करंट प्राइस 821 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 809 और टारगेट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 875 तक जा सकता है। ये काफी कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन स्टॉक में हुआ है और जिस वे में एक्टिविटी बढ़ रही है, आई थिंक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सो एक वोल्टास में एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस लॉन्ग साइड पे काफी ब्राइट है। तो 875 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड। वोल्टास अब करीब 7.25 या पौने 7 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन मोमेंटम दिखा सकता है आगे और 809 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। लगे हाथ अमोल, आपका दूसरा ट्रेड भी दे दीजिए। मुझे एक एम्फासिस भी अच्छा लग रहा है एट 1985 अभी चल रहा है और टारगेट पोजिशनली है 2120 के आसपास और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1945। आईटी थोड़ा सा डल है बट मुझे लगता है कि एक वापस से मोमेंटम पकड़ लेगा सेकंड हाफ में। और एम्फासिस का भी अगर हम देखें तो हायर बॉटम फॉर्मेशन कंसिस्टेंटली स्टॉक होल्ड कर रहा है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। सो एक एम्फासिस अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स। एम्फेसिस में तेजी बन रही है। आज भले ही आईटी इंडेक्स थोड़ा सा डल हो, लेकिन यहाँ पर एक आगे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 2120 के लिए मौका है डिप पर खरीदने का और 1945 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए राय आई है। चलिए अब दूसरा ट्रेड ले लेते हैं। अरुण, आपने RVNL के साथ शुरुआत की, अगला क्या ट्रेड होगा? दूसरा जो ट्रेड रहेगा ब्रोकिंग कंपनी रहेगी। ओवरऑल मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ICICI सिक्योरिटीज में बाइंग की राय रहेगी। 510 512 के आसपास चल रहा है। 495 का स्टॉप लॉस लगाएं और 560 का ऊपर में टारगेट। 560 के टारगेट के लिए ICICI का तेजी का ट्रेड और अब 495 आपने स्टॉप लॉस कहा, 490 का 490 का 490 है आपका स्टॉप लॉस ICICI सिक्योरिटीज। जी हाँ, एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है तो इसका फायदा कुछ ब्रोकरेज कंपनीज को मिलेगा जरूर। ICICI सिक्योरिटीज अब आता हुआ। रूपक महिंद्रा लाइफ के बाद दूसरा ट्रेड? दूसरा ट्रेड मेरा रहेगा एमसुमी में। आई एम सॉरी, एमसुमी, मदरसन सुमी। ओके, यानी कि संवर्धन मदरसन, राइट? 5750 का रेट चल रहा है। नहीं, 5750 का रेट चल रहा है अभी। तो ये मदरसन वायरिंग की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो कंपनी स्प्लिट हुई ना, उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मदरसन वायरिंग लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। 5750 का रेट चल रहा है। अब बताइए अगला टारगेट क्या है? मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 55 का और टारगेट रहेगा 67 का। स्टॉक में एक छोटा राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है और 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक में मेरे ख्याल से डिमांड वापस आ रहा है एक दो दिन के रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बाद। और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा स्टॉक में। अपसाइड में 67 68 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 55 का। ओके, तो मदरसन वायरिंग पर अब नजरें आ रही हैं। 67 का टारगेट और 55 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ये है फिलहाल आपके लिए अगला ट्रेड रूपक की तरफ से। मदरसन सुमी जिसके बिजनेसेस डिवाइड हुए हैं, संवर्धन मदरसन एक है, मदरसन वायरिंग दूसरा है और वो दूसरा वाला बिजनेस इन्होंने पिक किया है इस ट्रेड में। तो चलिए, ये दो ट्रेड्स हुए। एक स्टॉक हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं। तब तक एक नंबर पर नजर डाल लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया आपको याद होगा कुछ ही हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि PSU कंपनियों में जो जोश देखने को मिला है, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में EIL भी शामिल हुआ है। और क्यों ना हो, क्योंकि चौथी तिमाही के नतीजे भी शानदार रहे हैं। 8% का इजाफा आय में देखने को मिला, मुनाफा 2.5 गुना बढ़ा है, EBITDA 52% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो 13% के मार्जिन्स FY23 की इस चौथी तिमाही में 13% से बढ़कर 19% पर आए हैं। तो ग्रोथ हर पैमाने पर अच्छी देखने को मिली है। अब FY24 का साल कैसा उभर कर आ रहा है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इंजीनियर्स इंडिया की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला जी जुड़ रही हैं। मैम गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया ये साल निकल कर गया है FY23 का। और पिछली बारी जब मैं आपसे बात कर रही थी तब मुझे याद है हम ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक्सपेक्टेशंस भापने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर किस तरह की बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। उस पर मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ऑयल एंड गैस की तरफ से बहुत ही बड़ा योगदान देखने को मिला है।
क्योंकि कंपनियां भी वहां पर अच्छा खासा कैपेक्स कर रही हैं। इसका कुछ अगर आप और डिटेल हमारे साथ शेयर कर सके, आपकी करंट क्वार्टर में जो बीत के गया है Q4 में, किस तरह के बिजनेसेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, और मेरे ख्याल में लीडरशिप ऑयल एंड गैस से ही आई है। धन्यवाद हर्षिता, एंड मुझे बहुत खुशी है मैं आपके साथ फिर आपके माध्यम से दर्शकों के साथ जुड़ी। आपने बताया ही कि इस क्वार्टर में EIL की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर्स से और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी इजाफा हुआ है। हमारा जो बिजनेस इस साल टर्नओवर में रिफ्लेक्ट कर रहा है और नीचे हमारी पैट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मार्जिन्स हमारे बड़े हैं। उसमें ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आपने सही फरमाया कि ये ऑयल एंड गैस के हैं। नजरें हमारी और जगह भी हैं और कई चीजें कन्वर्ट हो रही हैं बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स में। ये बिजनेस, ये जो नंबर्स है ये इनको दर्शाते हैं उन प्रोजेक्ट्स को जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में आज कमीशन हो चुके हैं, और कई एक कंसर्टेड एफर्ट के बाद क्लाइंट के साथ हमने इनको कमीशन किया है, इनके क्लोजर्स हुए हैं और कमीशनिंग के बाद ये अभी कमर्शियल प्रोडक्शन में है। इसकी वजह से हमारा लास्ट क्वार्टर बहुत ही उत्तम और बहुत ही अपवर्ड ट्रेंडिंग है, जो कि नेक्स्ट ईयर को भी इसी ट्रेंड में दर्शाता है। कुछ अंदाजा हमें दे पाएंगे कि किस तरह का कैपेक्स कर रही हैं ये कंपनियां ऑयल एंड गैस वाली? अलग अलग रिफाइनरीज पर खूब सारा काम दरअसल होने वाला है, और उसका कितना हिस्सा फिर आप लोग दरअसल सर्विस करते हुए दिखाई देंगे? रफली ये कितने ऑर्डर्स में ट्रांसलेट करेगा? देखिए, आज की डेट में हम लगभग तकरीबन 3 लाख करोड़ के कैपेक्स के इक्विवेलेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं देश विदेश में। उसमें से आप कहें तो 2.5 लाख से ऊपर करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर का ही है, क्योंकि ज्यादा निवेश जो कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आज ऑयल एंड गैस में है, देश में भी और विदेश में भी। और मैं इसके साथ पेट्रोकेमिकल को भी जोड़ूंगी, क्योंकि वो भी ऑयल एंड गैस से ही एक मोनोमर मतलब फीड स्टॉक है पेट्रोकेमिकल की। सो कुल मिला के ये मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ऑयल एंड गैस के हैं। इसमें हमारी जो मार्जिन है अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग होती हैं। हम मार्केट में अपने कॉम्पिटेंसी से, विनेबिलिटी से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए काम करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी लगभग 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स तो ऑयल एंड गैस में हैं देश में, और विदेश में भी मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में कई इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, फर्टिलाइजर में, पाइपलाइन में, ऑयल एंड गैस में, जिसका हमें एक मेजॉरिटी परसेंटेज हमारे पास आने की उम्मीद है। अच्छा, अब एनर्जी ट्रांसिशन के ऑर्डर्स में किस तरह का इजाफा देखने को मिला है FY23 में, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको FY24 में दिखाई दे रही है इस सेक्टर के लिए? जरूर। जिस मुकाम पे देश है और आगे जिस तरफ बढ़ता है कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, नेट जीरो के लिए, तो ये अभी पिछले गत वर्ष में हमारे सारे काम स्टडीज पे गए हैं कि हाँ इसकी क्या रिटर्न होगी, क्या कैपेक्स होंगे। पर आने वाले इस वर्ष में और आने वाले वर्ष में हमारी ये उम्मीद है कि इन्हीं फीजिबिलिटी से प्रोजेक्ट्स लगने लगेंगे। तो जब प्रोजेक्ट्स लगने लगेंगे तो जाहिर है ये कुछ हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स होंगे, और जिसमें हमारी परसेंटेज भी सिग्निफिकेंट होगी। तो आज हम ग्रीन हाइड्रोजन में, बायोफ्यूल में, ग्रीन अमोनिया में देश और विदेश में कई डिटेल स्टडीज कर रहे हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, चाहे वो पाइपलाइन नेटवर्क का हो या इलेक्ट्रोलाइजर सेटअप का हो, ये हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। पर उसकी स्केल जो है वो अभी सीमित है। स्केल इसलिए सीमित है क्योंकि बड़े सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिसी रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी रिलेटेड है, और ये धीरे धीरे सुलझते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये सुलझेंगे, इसका वॉल्यूम, इसकी गति, इसकी स्पीड, जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है वो बहुत गुना बढ़ जाएगा, और हमारा भी बिजनेस उसी गति से बढ़े।
मैं आपसे फिर फाइनली ये समझना चाहूंगी कि FY24 के लिए किस तरह की ऑर्डर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्या कुछ गाइडेंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? कंसल्टेंसी वर्सेस टर्नकी में कहां पर ज्यादा आपको लग रहा है डेवलपमेंट देखने को मिलेगी? क्योंकि एक चीज हमने इस Q4 में नोटिस की है, टर्नकी ऑर्डर्स में 15% का इजाफा है, लेकिन कंसल्टेंसी बिजनेस थोड़ा सा फ्लैट था, वहां पर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला है पिछले साल की तुलना में। जरूर। आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमारे जो पूरा बिजनेस, जो ऑर्डर इनफ्लो था गत वर्ष जो गया FY22-23, वो तकरीबन 4,700 करोड़ का था, और उसके पिछले वर्ष में हमारा ऑर्डर इनफ्लो तकरीबन 1,670 करोड़ का था। तो ये 3 गुना अपने आप में पिछले साल में ही बढ़ोतरी हुई है। और आज हम जिस करीब 2 महीने इस फाइनेंशियल ईयर में बैठे हैं, तकरीबन हमारा बिजनेस इनफ्लो, ऑर्डर इनफ्लो अभी 700 करोड़ का है, जिसमें 30% विदेश से हमारे पास बिजनेस आया है। तो अगर आप इस तरह से ग्रोथ देखें तो हमारा ऑर्डर इनफ्लो पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष और भी बढ़ेगा, और ये कई बिजनेस सेगमेंट से आएगा, हमारे कोर बिजनेस से भी और डाइवर्सिफाइड सेगमेंट से भी, देश और विदेश से। वर्तिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और FY24 के लिए आपकी और पूरी कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू अर्षिता। तो इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लिख रहा था, ये एक ट्रेंडिंग काउंटर है। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों का अगर आप चार्ट देख लेंगे तो वहां पर आपको साफ दिखाई देगा, बाकी PSUs की तरह इस स्टॉक ने भी आपको बढ़िया रिटर्न कमा कर दिए हैं। पिछले 6 महीने में देखिए 29% तक की कमाई तो उसने आपको करके दी है। गाइडेंस मजबूत है, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस का जो योगदान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पहले 2 महीने निकले हैं FY24 के। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, रूपक अमोल और अरुण कुमार मंत्री का एक स्टॉक बाकी है, वो कौन सा शेयर है और साथ ही ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है उसका भी जायजा लेंगे ब्रेक के ठीक बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकार तेजी के सौदों पर ही कर रहे हैं फोकस। चलिए अगला तीसरा ट्रेड इस समय का हमारे जानकारों से लेना शुरू करते हैं। अरुण बताइए, तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? आपने RVNL और ICICI सिक्योरिटीज जोड़ा, अगला क्या है? अगेन तीसरा स्टॉक भी मुझे लग रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में रहेगा, एस्टर DM, जो कि एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट का जो रीटेस्टिंग है वो आज के सेशन में हुआ, तो एस्टर DM में बाइंग करके चले। 260 का स्टॉप लॉस लगाएं और 294 का टारगेट। 294 294 के टारगेट के लिए मौका यहाँ पर तेजी का, 260 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रूपक अगला आप क्या जोड़ रहे हो? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा सोना कम्स, सोना BLW प्रिसीजन। तो स्टॉक पे एक अप ट्रेंड में था, लेकिन रिसेंट जो कंसोलिडेशन दिखा गया उसका आज ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, और मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो अपसाइड में स्टॉक 620 तक जा सकता है, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 528 का। तो 620 आप कह रहे हैं टारगेट की तरफ रहेगा, और 528 का स्टॉप लॉस लगाए। 550 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ 2% ऊपर है। अमोल आपका तीसरा ट्रेड? मुझे REC अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 137 के आसपास चल रहा है स्टॉक अभी। टारगेट उसका रहेगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 147 150, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 134 के आसपास। स्टॉक अच्छे फॉर्मेशन में है एक्चुअली, एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और कंसिस्टेंटली इंट्राडे चार्ट्स पे हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है, और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 147 150 तक भी जाने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ओके, तो तेजी की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर, और 147 150 के लिए टारगेट और 134 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। ये है आपके लिए बाय साइड का ट्रेड। चलिए तीनों के ट्रेड्स आपके सामने अब मैं पेश कर देती हूँ, देखेंगे मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में चल रहा है। अमोल के पहले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। वोल्टास तेजी का ट्रेड 875 टारगेट है, 809 स्टॉप लॉस का काम करेगा। एम्फेसिस 2120 के टारगेट के लिए खरीदे, 1945 स्टॉप लॉस है। REC में भी तेजी का ही ट्रेड, 150 का टारगेट और 134 का स्टॉप लॉस लगाकर चले।
वोल्टास 0.15% के रिटर्न्स देता हुआ, आरईसी 0.15% का रिटर्न दे रहा है। एम्फेसिस थोड़ा फीका है क्योंकि आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। अरुण ने लिया आरवीएनएल बाय साइड 134 का टारगेट, स्टॉप लॉस 115। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज फिर तेजी की तरफ रखा है 560 के टारगेट के लिए, 490 स्टॉप लॉस रहेगा। एस्टर डीएम में भी 294 का टारगेट और 260 का स्टॉप लॉस लगाना है। आरवीएनएल 1.5% ऊपर, 1% तक की कमाई एस्टर डीएम में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज थोड़ा सा ठंडा बैठ रहा है। अब आते हैं तीसरे ट्रेड पर और वो है रूपक के महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, तेजी वाला ट्रेड, 480 का टारगेट, 417 स्टॉप लॉस। मदरसन वायरिंग 67 का टारगेट, 55 स्टॉप लॉस। और सोना बीएलडब्ल्यू 620 का टारगेट है, 528 का स्टॉप लॉस। सभी ने तेजी वाले ट्रेड्स ही लिए हैं। आधे % के गेंस लगभग बन रहे हैं महिंद्रा लाइफ में। मदरसन वायरिंग इस घंटे टैड बिट हल्का फीका पड़ता हुआ, 0.09% का दबाव आया इनके जोड़ने के बाद, और यही स्थिति सोना बीएलडब्ल्यू में भी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है। तो मुनाफे का मीटर फिलहाल अरुण कुमार मंत्री के लिए ज्यादा तेजी से भाग रहा है, 2.25% के रिटर्न्स के साथ पारी की शुरुआत इनकी। 0.35 के रिटर्न्स है रूपक के एंड -0.18% के रिटर्न्स अमोल के। बस ये खेल की शुरुआत है, याद रखिएगा पूरा हफ्ता बाकी है और हमारे जानकारों की तरफ से ढेर सारे आइडियाज आएंगे जिसका फायदा आप भी एंजॉय कर सकते हैं इस हफ्ते के ट्रेड में। ऑल द बेस्ट इस हफ्ते के लिए। 1 बजे मिड कैप मंत्र में एक अपडेट लेकर आएंगे और जब भी हमारे जानकारों की तरफ से कोई भी बदलाव आता है अपने पोर्टफोलियो में, उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर की जाएगी। फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। मार्केट की तेजी कायम और अब फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, उसी पर रहेंगी नजरें ब्रेक के ठीक बाद।